हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, आज मैं बिल्डिंग मटेरियल का क्लास फर्स्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो देखिए 40 दिन बचा है, जिसमें मैं सोच रहा हूं कि 20 दिन आपका क्लास करा दूंगा और 20 दिन क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, पेपर भी देखा, सिर्फ क्वेश्चन को करने से समस्या हल नहीं होगी। एक बार ओवरऑल कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लिया जाए, थोड़ा आपका रिविज़न भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन भी देखेंगे। और जो नॉन टेक्निकल का है वो नॉन टेक्निकल का वीडियो आपको डेली मिलेगा, पहले के ही जैसा मिलेगा, बस क्वेश्चन का जो लेवल है उसको अप कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉरी थोड़ा पढ़ लेते हैं बिल्डिंग मटेरियल। आज हम स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्टोन, तो स्टोन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, द स्टोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स विच फॉर्म द अर्थ क्रस्ट एंड हैव नो डिफिनिट शेप और केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, बट आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल, ठीक है। और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आपको टाइपिंग करके मैं पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो मैनेज कीजिए, और जो नहीं समझ आएगा, मैं बोल ही रहा हूँ, समझ लीजिएगा। आप जो वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा सुन के क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग हिंदी मीडियम में हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, मतलब हिंदी मीडियम समझना चाहते हैं, तो मैं सबका हिंदी बोलूँगा, आप वैसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए स्टोन क्या है। द स्टोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स विच फॉर्म द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, एंड हैव नो डिफिनिट शेप और केमिकल कंपोजिशन बट आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स, ठीक है। इसमें यही कह रहा है कि द स्टोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स, ठीक है। जो स्टोन होता है वो पत्थर से निकाला जाता है, विच फॉर्म द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है ना, वहीं सर स्टोन को निकाला जाता है। एंड हैव नो डिफिनिट शेप और केमिकल कंपोजिशन, मतलब कि उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है, और केमिकल कंपोजिशन भी फिक्स नहीं है, ठीक है। उसका कोई शेप फिक्स नहीं है, और केमिकल जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन मतलब किस किस केमिकल से मिलकर बना है, वो भी फिक्स नहीं है, ठीक है, वो भी डिफिनिट नहीं है। बट आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल, लेकिन वो मिक्सचर है क्या, टू और मोर मिनरल का, मतलब कि दो मिनरल या दो से अधिक मिनरल से मिलकर बना है, ठीक है, कौन, स्टोन। क्लियर। आगे देखिए। देखिए स्टोन को हम क्लासिफाई करते हैं, यानी कि वर्गीकरण करते हैं तीन तरह से। पहला आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, दूसरा आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन है, और तीसरा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा, और कैसे मिलेगा ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका है इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। जिसमें पहले हम बात करेंगे इग्नियस रॉक के बारे में, ठीक है। पहले हम बात करेंगे इग्नियस रॉक के बारे में। तो ये कौन सा रॉक है। द इग्नियस रॉक आर फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास लेइंग बिलो और एबव द अर्थ क्रस्ट, सॉरी अर्थ सरफेस, ठीक है। क्या कह रहा है कि द इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास लेइंग बिलो और एबव द अर्थ सरफेस। ऐसे समझिए, मान लीजिए ज्वालामुखी जो होती है वो जो फटती है, तो जो ज्वालामुखी का जो माग्मा होता है, लावा, वो ज़मीन के अंदर से निकलता है, और निकलने के बाद वो अर्थ के सरफेस पे रहता है, ठीक है, आता है। तो या तो वो अर्थ जो सरफेस है, क्रस्ट जो होता है अर्थ सरफेस का, उसका एबव होगा, या फिर अर्थ सरफेस के उसके नीचे होगा। और वही माग्मा जो लावा है, वही जब ठंड हो जाता है तो ठंड होकर जमने लगता है, तो वही हमारा पत्थर का निर्माण करता है, जो कहलाता है इग्नियस रॉक, ठीक है। इसका मुख्य एग्जाम्पल होता है आपका ग्रेनाइट, सबसे मुख्य एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बारे में आगे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और विलम्ब हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ मेहनत में लगे हुए थे नोट्स के ही, ठीक है। और देखिए जो ग्रेनाइट होता है, मतलब कि जो इग्नियस रॉक होता है वो क्रिस्टलाइन होता है और ग्लोसी होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन मतलब चमकीला होता है। आगे देखिए हमारा कौन सा रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। देखिए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर तीनों आते हैं, ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, याद रहेगा। आगे देखिए सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा रॉक है, द सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म ड्यू टू द ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स लाइक सैंड, क्ले, इटीसी जनरली बाई सेटिंग वाटर। देखिए ग्रेजुअल डिपोजिशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे इकट्ठा होकर डिपॉजिट हो जाना। मतलब कि आप लोग देखे होंगे कहीं पे कोई मिट्टी यहाँ पर मान लीजिए रुक जाती है, ठीक है, थोड़ा सा मिट्टी किसी कारणवश यहाँ पे रुकी है, जमी हुई है, तो जब हवा चलती है तो मिट्टी उसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है, वो एक परत और बना लेती है, फिर हवा चलेगी तो एक परत और बना लेगी, ठीक है। इस तरह समय बीतता जाएगा और धीरे धीरे क्या करती है, एक परत चढ़ते चढ़ते एक एक फिक्स आकार ले लेती है, एक ठोस आकार ले लेती है, और कुछ समय बाद ये बहुत ही कठोर होकर पत्थर का निर्माण करती है, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है, सेंड के द्वारा होता है, ठीक है, या फिर क्ले के द्वारा, जनरली बाई वाटर, मतलब कि एयर के द्वारा भी कण को ला कर डिपोजिट किया जाता है। मान लीजिए एयर है, एयर अपने साथ कण लेकर आती है और यहाँ पर टकराव करती है, उसके बाद डिपोजिट हो जाती है, ठीक है। और जो वाटर है, वाटर भी यही काम करती है, अपने साथ जो कण लेकर आती है, कहीं टकराती है तो वहाँ रुकाव होता है तो वहाँ रुकती है, वो धीरे धीरे वाटर आ रही है और अपने साथ पार्टिकल ला रही है, और वो भी क्या कर रही है, वही सेम काम कर रही है, एयर और वाटर दोनों द्वारा होता है, ठीक है। तो ग्रेजुअल डिपोजिशन मतलब कि डिपॉजिट होना, ठहरना, डिपॉजिट होते होते निर्माण करती है, तो वही हमारा सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे है हमारा, और देखिए सेडिमेंट्री रॉक का आपका एग्जाम्पल होता है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में पढ़ लीजिए, द मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म ड्यू टू द अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वह रॉक जो बनता है ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, वो दिन पर दिन यानी समय दर समय इसके अंदर हीट, एक्सेसिव हीट, ठीक है, स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, उसको क्या किया जाएगा, अधिक तापमान दिया जाएगा या फिर एक्सेसिव प्रेशर दिया जाएगा, ताप और दाब, ठीक है। ताप और दाब के कारण ये स्ट्रक्चर है, ये अपना स्ट्रक्चर बदल देगा, ठीक है। ये अपना स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा है, तो ताप और दाब के कारण ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस कहलाता है, और इसी प्रोसेस के दौरान हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होने का मुख्य कारण क्या है, एक्सेसिव प्रेशर और अंडर हीट, ठीक है, ठीक है, अंडर हीट और एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है। कोई दिक्कत? प्रेशर और हीट के कारण हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल मुख्य कौन है, आपका मार्बल, ठीक है, मार्बल इसके मुख्य एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फिक, एम से मोटामॉर्फिक, एम से मार्बल, याद रहेगा। आगे देखिए, आगे है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। इसके पहले हमने पढ़ा था जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन भी हमारा दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक, एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए स्ट्रेटिफाइड जो रॉक है वो कैसा होता है, द स्ट्रेटिफाइड रॉक आर दोज विच एग्जिबिट डिस्टिंक्ट लेयर विच कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। कहने का मतलब है वह रॉक विच एग्जिबिट डिस्टिंक्ट लेयर, मतलब वह रॉक जिसमें लेयर हो, ठीक है, ये रॉक है।
तो जो रोक बना है इसका फॉर्मेशन लेयर पे हुआ है, मतलब लेयर वाइज लेयर है ये रोक, ऐसे लेयर है, ठीक है। ये रोक ये लेयर निर्माण करके ये बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाती है, स्ट्रेटिफाइड रॉक, जिसके एग्जांपल हैं आपका लाइम स्टोन, स्लेट और एंड सैंडस्टोन, ठीक है। लाइम स्टोन, स्लेट एंड सैंडस्टोन सब इसमें लेयर है, डिस्टिंक्ट लेयर है, ठीक है। आगे है आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। इसमें क्या है, द अनस्ट्रेटिफाइड रॉक आर दोज विच डू नॉट शो एनी साइन ऑफ स्ट्राटा एंड कैन नॉट बी इजिली स्प्लिट इन टू स्लैब, ठीक है। ये वो रॉक है जिसमें आपको कोई भी साइन नहीं दिखेगा, मतलब किसी एंगल से आपको ये ऐसा नहीं दिखेगा कि ये स्प्लिट है, मतलब कि ये लेयर में है, ठीक है। ये नहीं दिखेगा, ये है भी नहीं, ठीक है। और इसको आसानी से हम स्प्लिट भी नहीं कर सकते, मतलब इसको लेयर में हम निकाल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। स्लेब की तरह या फिर लेयर की तरह हम इसको निकाल नहीं सकते हैं। ये इसकी संरचना ऐसी है कि आप इसको स्लेब के रूप में या फिर लेयर के रूप में निकाल नहीं सकते हैं। ये होती है अनस्ट्रेटिफाइड लेयर, ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। इसका मुख्य उदाहरण है आपका ग्रेनाइट और मार्बल, ठीक है। ग्रेनाइट और मार्बल को आप क्या करेंगे, इस लेयर के रूप में आप नहीं निकाल सकते हैं, इसको ज़्यादा कोशिश कीजिएगा तो टूट के फूट के बिखर जाएगा, लेकिन आपको आपको स्लेब की तरह निकलेगा नहीं, ठीक है। कौन कौन एग्जाम्पल है इसका, अनस्ट्रेटिफाइड का, ग्रेनाइट, मार्बल, याद रहेगा, ग्रेनाइट, मार्बल, ठीक है, ग्रेनाइट, मार्बल। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए केमिकल जो क्लासिफिकेशन है ये भी हमारा 3 तरह का है, ठीक है। इसके अंदर आता है पहला आपका सिलिशियस रॉक, दूसरा आर्जिलेशियस रॉक और तीसरा कैलकेरियस रॉक, ठीक है। 3 रॉक आते हैं। तो देखिए पहला रॉक हमारा होता है सिलिशियस रॉक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, द सिलिशियस रॉक आर दोज रॉक विच कॉन्टेन सिलिका और द सिलिका एज द मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वह रॉक जिसमें मुख्य रूप से सिलिका होती है, ठीक है, उसे हम सिलिशियस रॉक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है आपका ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, नीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिलिशियस रॉक, ठीक है। अब देखिए ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, नीज ये सिलिशियस रॉक के भी एग्जाम्पल हैं। और उस तरह वर्गीकरण किए थे आप जियोलॉजिकल में, तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक का भी एग्जाम्पल था, ठीक है। तो कन्फ्यूजन आप क्लियर करते रहिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे हमारा आर्गेलियस रॉक, ठीक है। देखिए इस रॉक को द आर्गेलियस रॉक आर दोज विच कंटेन क्ले और अलुमिना एज द मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। यह वह रॉक हैं जिसमें क्ले और अल्मुनियम मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है। क्ले और अल्मुनियम मुख्य रूप से होते हैं। इनका एग्जाम्पल है आपका स्लेट, लेटराइट, कैवलिन आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्जिलियस रॉक, ठीक है। कौन कौन एग्जाम्पल है, स्लेट, लेटराइट, कैवलिन, ठीक है। आगे देखिए कैलकेरियस रॉक, ठीक है। ये आपका तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया आपका केमिकल क्लासिफिकेशन का, ये 3rd है, ठीक है, कैलकेरियस रॉक। अब देखिए, अब ये देखते रहिएगा, 3rd क्लासिफिकेशन आपको मैंने हेडिंग पे लिख दिया, केमिकल क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, सो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो कैलकेरियस रॉक में पढ़िए क्या होता है ये, दिस कैलकेरियस रॉक आर दोज विच कंटेन लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट एज द मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। जो ये रॉक है इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है मुख्य रूप से, ठीक है। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया आपका लाइमस्टोन और मार्बल। देखिए लाइमस्टोन और मार्बल इसका मुख्य एग्जाम्पल है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य रूप से होता है, ठीक है। क्लियर। पत्थर का उदाहरण भी आप खुद दिमाग लगाइएगा तभी आपको क्लियर होगा। सेम ही पत्थर वर्गीकरण में मार्बल का भी मतलब कि इग्नियस का भी एग्जाम्पल हो जाता है, और आपका वही मार्बल आपका देखिए मार्बल कई मतलब कि इसमें एक ही पत्थर कई कई का एग्जाम्पल होते हैं, तो आप मार्बल आपका मेटामॉर्फिक का भी एग्जाम्पल है, ठीक है।
और मार्बल आपका अनस्ट्रेटिफाइड का भी एग्जाम्पल है। तो हुआ ना कन्फ्यूज़न। तो अच्छे तरह से आप इसको कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। आगे देखिए, इम्पोर्टेंट ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स, ठीक है, मतलब कि बिल्डिंग बनाने के लिए कौन कौन पत्थर बहुत ही उपयोगी हैं, ठीक है। देखिए, पहला हम पढ़ते हैं ग्रेनाइट के बारे में, ठीक है, ग्रेनाइट, ठीक है। तो देखिए, जो ग्रेनाइट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या है पॉइंट, इट इज़ अ इग्नियस रॉक, ठीक है, ये हमारा क्या है, इग्नियस रॉक है, ठीक है, ग्रेनाइट, कोई दिक्कत। दूसरा पॉइंट, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका, ठीक है, यह मुख्य रूप से क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका से मिलकर बना हुआ है, ओके। थर्ड पॉइंट आपका देखिए, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.64, ठीक है। आगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है 70 से 130 mn पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 पॉइंट क्लियर। इग्नियस रॉक होता है, ये कैसे किसका बना होता है, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका का। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.64 होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 से 130 mn पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 पॉइंट क्लियर। आगे देखिए, अ फाइन ग्रेनाइट ऑफर्स हाई रेसिस्टेंस टू वेदरिंग, ठीक है। एक फाइन ग्रेन ग्रेनाइट होगा, वो ऑफर करेगा हाई रेसिस्टेंस, मतलब अधिक अवरोध उत्पन्न करेगा टू वेदरिंग। आगे देखिए, इट इज़ यूज्ड इन एक्सटीरियर फेसेस ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के बाहरी फेस पर इसका प्रयोग करते हैं, किसका, ग्रेनाइट का। क्लियर। चलिए अब स्लेट के बारे में कुछ पढ़ लीजिए। आगे देखिए, और दोस्तों आपको आज तो स्टार्ट हुआ है क्लास, ठीक है, सो परेशान ना होइए, अब डेली वीडियो आपको मिलेगा टिल 28 जनवरी, ठीक है। सो विजिट करते रहिए चैनल को, कभी कभी नोटिफिकेशन भी आपके पास नहीं जाता है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, नॉन टेक्निकल क्लास तो चलेगा सब ट्रेड के लिए, और टेक्निकल सिर्फ सिविल चलेगा, और इस बार लेवल अच्छा रहेगा। आगे देखिए, स्लेट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ एन आर्गिलियस रॉक, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ अल्मोनिया मिक्सड विथ सैंड और कार्बोनेट ऑफ लाइम, ठीक है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि मुख्य रूप से बना होता है किसका, अल्मोनिया का, जो कि मिक्स होता है सैंड और कार्बोनेट ऑफ लाइम से, ठीक है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.8, ठीक है, इसका विशिष्ट गुरुत्व होता है 2.8। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ वेरीज फ्रॉम, इसका जो संपीड़न स्ट्रेंथ है, मतलब सामर्थ्य है, वो है 60 से 70 mn पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूज्ड इन सर्टेन्स रूफ कवरिंग मटेरियल, जो सर्टन्स होते हैं और रूफ कवरिंग मटेरियल होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, स्लेट का। क्लियर। आगे देख लीजिए, ये जो मुख्य है, जो अधिकांश क्वेश्चन इनसे बनते हैं, उन पत्थरों को मैंने रखा है। और देखिए, कुछ अब भले ही आपको ये वीडियो अगर अच्छा ना लगे, या फिर ये नोट्स मेरा अच्छा ना लगे, लेकिन आई प्रोमिस, अगर हम आप मेरे चैनल को विजिट करते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, तो 2-3 वीडियो के बाद खुद ही आपको ये वीडियो या नोट्स अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। इसको आप शार्पली बहुत तेज़ी से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, नीज, ठीक है। तो इस पत्थर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इट इज़ अ सिलिशियस रॉक, ठीक है, ये एक सिलिशियस रॉक है, ठीक है। और जो ट्रिक जो हमसे बनता रहेगा वो भी बता दूंगा, ठीक है, याद करने का। तो नेक्स्ट देखिए, इट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपार। देखिए, ऐसे पढ़ाने में ये होता है ना कि कुछ भी आप कन्फ्यूज़न जो होगा मैं यही क्लियर कर दूंगा। देखिए, ग्रेनाइट तो था, तो ग्रेनाइट में कंपोस्ट किसका हुआ था, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, और क्या था, माइका था, माइका, ठीक है। क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका तीनों मिलकर क्या हुए थे, ग्रेनाइट का निर्माण किए थे। लेकिन इसमें माइका नहीं रहेगा, जब माइका नहीं रहेगा तो नीज हो जाएगा। क्लियर, कन्फ्यूजन दूर हुआ। क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका तीनों रहेगा तो आपका ग्रेनाइट बनता है, और क्वार्ट्ज, फेल्सपार रहेगा तो आपका नीज बनता है, ठीक है। आगे देखिए,
यूज्ड इन स्ट्रीट पेविंग, ठीक है, जो स्ट्रीट बनते हैं रोड के बगल में, या फिर जो स्ट्रीट हाईवे होता है, स्ट्रीट कॉलोनियों में बनाया जाता है उसके पेवमेंट के लिए, ठीक है, वहाँ नीस का प्रयोग होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सैंड स्टोन, ठीक है, बलुआ पत्थर जिसको हिंदी में कहते हैं। चलिए उसके बारे में देख लिया जाए, तो वो क्या है, इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक, वह है सेडिमेंट्री रॉक, पहला पॉइंट। बलुआ पत्थर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। सेकंड पॉइंट, इट मेनली कंपोज ऑफ क्वार्ट्ज लाइम और सिलिका, देखिए इसमें क्वार्ट्ज लाइम और सिलिका से मिलकर बना है सैंड स्टोन। और देखिए मानता हूँ कि 2016 क्वेश्चन हार्ड आया था, ठीक है, टफ लेवल का था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2018 का भी क्वेश्चन आपको उसी लेवल का आए, ये कोई जरूरी नहीं है। रीजनिंग हो चाहे कोई भी हो, ये कोई अनिवार्य नहीं है कि इस बार मैथ नहीं आया तो अगली बार मैथ न दें, ठीक है, क्योंकि पहले तो मैथ आता था और इस बार मैथ अगर ना आए, नहीं आया तो अब मैथ ना पढ़िएगा, फिर अब मैथ आइए तो, या फिर जो रीजनिंग का जो चैप्टर है, इस बार ब्लड रिलेशन आया था, हाइट फिर से दूरी आई थी और सर्कल वाला आया था। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 2018 में यही तीनों से आपको 5-5 क्वेश्चन दे, क्या पता किसी नेक्स्ट किसी दूसरे रीजनिंग के चैप्टर से आपको 5-5 क्वेश्चन दे दें, या फिर उसके हाइट लेवल से दे दें। रीजनिंग में 20-25 चैप्टर है, तो किसी चैप्टर को चुनकर उसका हार्ड लेवल क्वेश्चन दे दे। तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ जो एग्जाम में 2016 के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है, पूरा फोकस उस पेपर पे नहीं करना है कि सिर्फ हार्ड हार्ड क्वेश्चन है तो सिर्फ हार्ड हार्ड क्वेश्चन लगा दिए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, सबको लेकर चलना है, कब क्या पूछ देगा। तो देखिए आगे देखिए, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65 से 2.95, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरी करेगा 35 से 40 mm पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका यूज किया जाता है एसएलआर वर्क, मोल्डिंग और कार्विंग में, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा लाइमस्टोन, ठीक है, और क्वेश्चन कराया जाएगा, सो क्वेश्चन के लिए परेशान ना हो, प्रैक्टिस सेट तो हम कराएंगे ही, ठीक है। आपको हम सोच रहे हैं कि एक ओवरऑल व्यू करा दिया जाए ताकि आपको भी ठीक रहेगा। कुछ पॉइंट में होते हैं लड़के कंफ्यूज होते हैं, मान लीजिए ठीक है बीएम में आपको कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन हो सके सॉइल में कन्फ्यूजन हो, आरसीटी में हो, स्टील में हो, सर्वे में हो, ठीक है, तो सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर होगा। और लास्ट में अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन करा ही जाएगा, टाइम को देखते हुए, अभी टाइम है, पर्याप्त है फिलहाल। चलिए लाइमस्टोन, अब देखिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि नॉन टेक्निकल बहुत पढ़ा जाए, अच्छे से किया जाए, लेकिन इतना भी समय नहीं है कि आप जो क्वेश्चन है उस लेवल का तैयारी आप 1 महीने के अंदर कर लें उस रीजनिंग को हल करने के लिए, या फिर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उस पेपर को हल करने के लिए आप 1 महीने में पूरी तरह से उस पेपर को हल करने लायक आप नहीं तैयारी कर सकते हैं। तो हमें तो टॉप करना नहीं है, हमें तो अपने कंपटीटर को बीट करना है, समझ रहे हैं, जो 1,20,000 जो लोग हैं उसमें हमको फाइट करनी है, ये नहीं कि हम टॉप करना है या फिर हमें 90% एक्यूरेसी करनी है, ये नहीं, हमारे कंपटीटर में हमें बेटर परफॉर्म करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो आएगा वो सबके लिए सेम होगा, हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड होगा, इजी आएगा तो सबके लिए हार्ड होगा, समझ रहे बात को, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना था, 35 से 40 mm पर मीटर स्क्वायर, यूज्ड इन एसएलआर वर्क, मोल्डिंग, कार्विंग, ठीक है। आगे हमारा लाइमस्टोन है, तो देखिए इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक, यह सेडिमेंट्री रॉक है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 होता है, यूज होता है ब्लास्ट फर्नेस, स्टोन मेसनरी फॉर वॉल्स, स्टोन मेसनरी फॉर वॉल्स मतलब होता है कि पत्थर चिनाई, दीवार की जो पत्थर चिनाई होती है उस पर, और यूज इन ब्लास्ट फर्नेस, वात भट्टी में, ठीक है। आगे है हमारा मार्बल, ठीक है, तो क्या है, इट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक, यह क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, विशिष्ट ग्रोथ होता है 2.7, इसका प्रयोग करते हैं कार्विंग में और डेकोरेटिंग वर्क में, ठीक है, डेकोरेटिंग वर्क में यानी सजावटी कार्य में। और देखिए इतना भी हार्ड हमको इंग्लिश बोलने नहीं आता है कि हम इंग्लिश में आपको पढ़ा देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी भी समझ में आएगी मेरी और इंग्लिश भी आएगी समझ में मेरी, उतना भी ज़्यादा मैं इंग्लिश नहीं आपको बता रहा,
नॉर्मल वर्ड है अल्मुनिया लाइमस्टोन कंटेनिंग 30%। इसमें क्या है टफ वर्ड जो हिंदी में है तो समझ में ही आएगा, इंग्लिश भी इसका समझ सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश वाली प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देखिए अब है हमारा कंकड़, ठीक है। इट इज़ एन इम्प्योर लाइमस्टोन कंटेनिंग 30% ऑफ अल्मुनिया एंड सिलिका, ठीक है। ये अशुद्ध लाइमस्टोन है, ठीक है, जिसमें होता है 30% अल्मुनिया और सिलिका, ठीक है। 30% ऑफ अल्मुनिया एंड सिलिका, समझ आई हो। ये कंकड़ का निर्माण करता है। क्या है? इट इज़ ए इम्प्योर लाइमस्टोन, मतलब कि अशुद्ध लाइमस्टोन है जिसमें होता है 30% अल्मुनिया और सिलिका, वह कंकड़ कहलाता है। इट इज़ यूज्ड इन फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के नींव में प्रयुक्त होता है, ठीक है। बिल्डिंग में जो फाउंडेशन हमारा बनता है, जो फाउंडेशन, उस फाउंडेशन में हम इसका प्रयोग करते हैं नींव में, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा लेटराइट, ठीक है। तो देखिए लेटराइट क्या है? इट इज़ द सैंडी क्ले स्टोन कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है? सैंडी क्ले स्टोन, सैंडी क्ले स्टोन जिसमें होता है हाई परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक मात्रा में होती है, किसमें? लेटराइट में। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2 से 2.2 तक, ठीक है, 2 से 2.2 तक। नेक्स्ट पॉइंट, द लेटराइट ब्लॉक्स आर सुटेबल एज बिल्डिंग, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं हम सुटेबल एज बिल्डिंग स्टोन्स वेयर नोडल्स लेटराइट प्रूव है वेरी गुड रोड मेटल, ठीक है। रोड मेटल ETC में प्रयोग किया जाता है। आगे है मूरम, ठीक है। मूरम क्या, ये क्या है? इट इज़ अ डिकम्पोज लेटराइट एंड हैज़ डीप ब्राउन और रेड कलर, ठीक है। ये डिकम्पोज लेटराइट है, मतलब कि वो लेटराइट का ही रूप है जो कि डिकम्पोज मतलब क्या होता है? पुराना हो जाना। अब पत्थर है तो सड़ेगा तो नहीं, लेकिन पुराना हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, ठीक है। और टूट फूट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो वह डिकम्पोज होता है। सड़ना गड़ना इसका हिंदी कहलाता है डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो वो लेटराइट का डिकम्पोजिशन मतलब कि चेंजिंग रूप, ठीक है। चेंजिंग रूप होता है ना, ये पत्थर चेंज होकर इस पत्थर में कुछ दिन बाद, बहुत दिन बाद आ गया, तो वह इट इज़ डिकम्पोज लेटराइट एंड हैज़ डीप ब्राउन और रेड कलर। वह डीप ब्राउन और रेड कलर का होता है, कौन? मूरम, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन सरफेस फैंसी पाथ एंड गार्डन वॉक, ठीक है। गार्डन में प्रयोग करते हैं और सरफेस फैंसी पाथ मतलब का जो पाथ है, यानी कि जो रोड है उसका अगल बगल फैंसी बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उसका हम यूज करते हैं मूरम का, ठीक है। अब देखिए आगे हमारा क्वार्टजाइट, ठीक है। तो इसमें देखिए इट इज़ द सिलिशियस सैंडस्टोन विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिक एक्शन, ठीक है। क्वार्ट्ज का ही ये रूप है क्वार्टजाइट, जो कि मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा बन जाता है, ठीक है। इट इज सिलिशियस लैंडस्टोन विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिक एक्शन। क्वार्ट्ज से क्वार्टजाइट बन जाता है मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा, मतलब कि एक्सेसिव हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर के कारण, ठीक है। आगे, इट इज़ यूज्ड एज ए रोड मेटल और रेलवे बेलास्ट और इन कंक्रीट, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं रोड मेटल के रूप में, रेलवे बेलास्ट यानी कि गिट्टी, जो रेलवे पटरी पे जो गिट्टी होती है उसी को हम बेलास्ट कहते हैं, और इन कंक्रीट, और कंक्रीट में भी यूज करते हैं, किसका? क्वार्टजाइट का। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब हमारा आ गया ब्रिक, ठीक है। पत्थर तो क्लियर हो गया, अब सुन लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा ऐसा ही, ठीक है। पत्थर के बाद हो गया हमारा बिल्डिंग को, सॉरी ब्रिक, ठीक है। तब देखिए ब्रिक आ गया। अब ब्रिक में देखिए, अ गुड ब्रिक क्ले कंटेन 20 to 30% ऑफ अल्मुनिया, ठीक है। जो अच्छे ईंट होंगे उसमें 20 से 30% क्या होगा? अल्मुनिया होगा। 50 से 60% सिलिका होगा, और रिमेनिंग कंस्टिट्यूट आर, जो बचे हुए होंगे वो क्या होंगे? लाइम होंगे, मैग्नीशिया होगा, सोडियम होगा, पोटासियम होगा, मैग्नीज होगा एंड आयरन ऑक्साइड होगा, ठीक है। ये सब भी होंगे, ये सब मिलकर ब्रिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जो ये सब हैं, ये सब ब्रिक में क्या क्या कार्य करते हैं? आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, लाइम, अल्मुनिया, सिलिका, ये क्या कार्य करते हैं? इनका क्या कार्य है ब्रिक में, ठीक है। तो देखिए, द एक्सेस ऑफ अल्मुनिया इन द क्ले मेक द ब्रिक क्रैक एंड रैप ऑन ड्राइंग, ठीक है।
अब इसमें ये कह रहा है कि जो अल्मुनिया की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो क्ले मैक्स द ब्रिक, ठीक है, द एक्सेस ऑफ अल्मुनिया इन द ब्रिक मैक्स द ब्रिक क्रैक, ठीक है। तो ब्रिक हमारा क्या करेगा, क्रैक हो जाएगा। और रैप, रैप मतलब कि मुड़ना, क्रैक हो सकता है और मुड़ सकता है कब, ऑन ड्राइंग, जब सुखाएंगे तो क्या करेगा, वो क्रैक कर जाएगा या फिर मुड़ जाएगा जब सुखाने के दौरान। कब, जब हमारी अल्मुनिया की मात्रा अधिक हो तब, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, द एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले मैक ब्रिटल एंड वीक, ठीक है। अब देखिए, जब सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा ईंट में, तो ईंट क्या होगा, इन द क्ले मैक्स ब्रिटल एंड वीक, द एक्सेस ऑफ क्ले इन द एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले मैक्स ब्रिटल एंड वीक, ठीक है। तो देखिए, जब सिलिका अधिक हो जाएगी तो ईंट क्या होता है, भंगुर हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। अब भंगुर हो जाने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा भी चोट पाने पर वो क्या है, टूट जाए, तो वही हमारा भंगुर कहलाता है, ब्रिटल, इंग्लिश में ब्रिटल, हिंदी में भंगुर कहलाता है। कब होता है, सिलिका की मात्रा अधिक होने पे, ठीक है। क्लियर, दो क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, द एक्सेस ऑफ लाइम इन द क्ले काउज द ब्रिक टू मेल्ट एंड डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग बर्निंग, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा अकॉर्डिंग टू कमेंट, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और मैं वो लास्ट में बताऊंगा कैसे मिलेगा। तो देखिए, इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ लाइम इन द क्ले काउज द ब्रिक टू मेल्ट एंड डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग बर्निंग, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब लाइम की मात्रा अधिक हो जाएगी, ठीक है, तो जब ईंटे को हम भट्टी में पकाएंगे तो इट काउज द ब्रिक टू मेल्ट एंड डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग बर्निंग, ठीक है। तो जब लाइम अधिक हो जाएगा तो जब भट्टी में पकाएंगे तो वो गलने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, गलने की संभावना ज़्यादा है, ब्रिक टू मेल्ट, ठीक है, एंड डिस्टॉर्ट यानी कि रूप बिगड़ना, मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, उसका रूप बिगड़ जाएगा, इसकी भी संभावना अधिक है। कब, जब हम लाइम अधिक मात्रा में यूज करेंगे, ठीक है। लाइम अधिक मात्रा में यूज करेंगे तो दो पॉइंट क्या होगा, गलने की संभावना है, भट्टी में तुरंत गल जाएगी, ड्यूरिंग बर्निंग लिखा हुआ है यानी कि भट्टी में, ठीक है। और दूसरा, उसका रूप बिगड़ जाना यानी कि डिस्टॉर्ट, ठीक है, डिस्टॉर्ट। आगे देखिए, द अल्कालीन साल्ट प्रेजेंट इन द ब्रिक्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर विच ऑन ड्राइंग लीव्स पाउडर डिपॉजिट ऑन द ब्रिक, दिस इफेक्ट इज नॉन एफ्लोरेंस, ठीक है। तो देखिए, इसमें कहने का मतलब ये है कि द अल्कालीन सॉल्ट प्रेजेंट इन द ब्रिक, देखिए ब्रिक में जो अल्कालीन सॉल्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ठीक है, वो क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एयर से, विच ऑन ड्राइंग लीव्स पाउडर डिपॉजिट ऑन द ब्रिक, दिस इफेक्ट इज नॉन एफ्लोरेंस। मान लीजिए ये हमारा ईंट है, ठीक है, ये ईंट में आप लोग देखे होंगे ऊपर क्या हो जाता है, फूल जाता है, फूल जाता है, ठीक है, ऊपरी परत जो होती है फूल जाती है, एफ्लोरेंस यानी कि फफूंदी कहलाती है, उसमें कुछ जम जाता है, काई टाइप का उसमें जम जाता है ईंट में, जो नमी प्रदान करके यहाँ पर काई टाइप का जम जाता है, एफ्लोरेंस कहलाता है, उसी को कहता है अल्कालीन सॉल्ट प्रेजेंट इन द ब्रिक एब्जॉर्ब मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को बाहरी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एयर से, विच ऑन ड्राइंग लीव्स, ठीक है, जो सूखे पत्ते होते हैं जो उनका पाउडर होता है, डिपॉजिट ऑन द ब्रिक, वो क्या करते हैं ब्रिक पर डिपॉजिट यानी कि जमा हो जाते हैं, ठीक है, और फूल जाते हैं, ये हमारा एफ्लोरेंस कहलाता है, ठीक है, यानी कि फफूंदी कहलाते हैं, एफ्लोरेंस फूलना, ठीक है। आगे देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक, अब ब्रिक निर्माण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा था प्रिपरेशन ऑफ क्ले ब्रिक, मतलब कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं ब्रिक क्ले का, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। तो इसमें क्या कह रहा है, द अर्थ आफ्टर डिगिंग आउट इज लेफ्ट टू एटमॉस्फेरिक एक्शन फॉर द 2 वीक्स, ठीक है, मतलब कि जो पृथ्वी तल है उसको डिगिंग मतलब खोदते हैं, आउट इज लेफ्ट टू एटमॉस्फेरिक एक्शन फॉर फ्यू वीक्स, मतलब कि
जो तल है उसको खोद दिया जाए कुछ हफ्तों के लिए। द अर्थ आफ्टर डिगिंग आउट इज लेफ्ट टू एटमॉस्फेरिक एक्शन फॉर फ्यू वीक्स, मतलब कि जो अर्थ का जो सरफेस है उसको खोद दिया जाए, और खोदने के बाद उस मिट्टी को मतलब कि करके खोद कर निकाल कर छोड़ दिया जाए। ठीक है, क्यों छोड़ा जाए? एटमॉस्फेरिक एक्शन के लिए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एक्शन के लिए, वायुमंडलीय जो उस पर इफेक्ट पड़ेगा उसके लिए छोड़ दिया जाए। कितने दिन के लिए? 4 हफ्तों के लिए। ठीक है, 4 हफ्तों के लिए छोड़ दिया जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज, उसी को कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, मिट्टी तल को मतलब धरती पे से मिट्टी को खोद कर उसको वातु जो एटमॉस्फेरिक एक्शन के लिए छोड़ दिया जाए, मतलब कि वातावरण में खुला छोड़ दिया जाए 4 हफ्तों के लिए, वही हमारा क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। इट इज़ फाउंड दैट 1.5 से 2.5 क्यूबिक ऑफ अर्थ इज रिक्वायर्ड फॉर मोल्डिंग। ठीक है, और जो गुथाई होती है मतलब मोल्डिंग करने के लिए 1.5 से 2.5 क्यूबिक ऑफ अर्थ इज रिक्वायर्ड फॉर मोल्डिंग 1000 ब्रिक। ठीक है, मतलब कि अगर आपको 1000 ब्रिक बनाना है तो आप 1.5 से 2.5 क्यूबिक ऑफ अर्थ का खुदाई करेंगे मोल्डिंग बनाने के लिए। मोल्डिंग यानी कि 1000 ईंट को मोल्ड करने के लिए। ठीक है, 1000 ईंट को मोल्ड करने के लिए आप 1.5 से 2.5 क्यूबिक की खुदाई करेंगे। क्लियर? दिस क्ले इज देन टेम्पर्ड इन पग मिल। ठीक है, अब खुदाई करने के बाद वही क्ले को क्या करते हैं? टेम्पर करते हैं पग मिल में। ठीक है, पग मिल में टेम्पर करते हैं। देन क्या होता है? तब उसके बाद होता है मोल्डिंग ऑफ ब्रिक। ठीक है, यानी कि गूंथना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? द हैंड मेड ब्रिक आर सुपेरियर टू मशीन मेड ब्रिक फॉर फेसिंग पर्पज। ठीक है, अब देखिए गुथाई होती है तो चलिए देखिए, उसके बाद हम मोल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए आफ्टर प्रिपेयरिंग द क्ले को प्रिपेयर करने के बाद क्या होता है? द मोल्डिंग ऑफ ब्रिक इज कैरिड आउट बाई हैंड और मशीन। ठीक है, जो गूंथने का काम होता है या तो हैंड से करिए या फिर आप मशीन से कीजिए। ठीक है, ये हमारा मोल्डिंग का कार्य हुआ। ठीक है, इस दोनों से किसी से कर सकते हैं। देखिए इन हैंड मोल्डिंग द ब्रिक आर मोल्डेड बाई हैंड। जब हैंड मोल्डिंग करेंगे तो हम हैंड का यूज करेंगे, हैंड से हम मोल्ड करेंगे यानी कि गूँथेंगे। देखिए इट इज़ प्रिपेयर वेयर मैन पावर इज चीप एंड रिडली अवेलेबल। देखिए हैंड मोल्डिंग का हम प्रयोग तभी करते हैं जब बहुत सारे लोग सस्ते दामों पर उपलब्ध हों। ठीक है, उपलब्ध हों और जो चीप हो, उनके सस्ते हों, ज़्यादा पैसा ना लो और अधिक मात्रा में भी उपलब्ध हों और दाम भी कम लें, तब हम क्या करते हैं? हैंड मॉडलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए हैंड मॉडलिंग में भी डन आइदर ऑन ग्राउंड और ऑन टेबल। ठीक है, जो हैंड मोल्डिंग होगा या तो हम ग्राउंड में करेंगे या तो टेबल पे करेंगे। ठीक है, ठीक है, या तो ग्राउंड में करेंगे या फिर टेबल में करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? मशीन मोल्डिंग यानी कि मशीन से गूंथना। ठीक है, द ब्रिक्स आर मोल्डेड इन मशीन व्हेन लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, अब बहुत ही संख्या में ब्रिक बनाना है तब हम मशीन मोल्डिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए द मशीन मोल्डिंग में बी प्रीफर्ड आइदर बाई प्लास्टिक मेथड और ड्राई प्रोसेस मेथड। ठीक है, मशीन मोल्डिंग भी दो तरह के होते हैं, इनका मेथड होता है, एक होता है प्लास्टिक मेथड और दूसरा होता है आपका ड्राई प्रोसेस मेथड। ठीक है, क्लियर? और ये पॉइंट है, ये पॉइंट को क्लियर कर लिए। द हैंड मेड ब्रिक आर सुपेरियर टू मशीन मेड ब्रिक फॉर फेसिंग पर्पज। ठीक है, अगर फेसिंग पर्पज है तो हैंड मेड ब्रिक बेटर होगा किससे? मशीन मेड ब्रिक से। क्लियर? अब देखिए उसके बाद हमारा आता है ड्राइंग ऑफ ब्रिक, ब्रिक को सुखाना। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या है? इन नेचुरल ड्राइंग, मतलब कि जो प्राकृतिक तौर पे सुखाया गया है, इन नेचुरल ड्राइंग द मोल्डेड ब्रिक आर कीप्ड इन द सन फॉर अ डे और टू सो दैट दे बिकम सफिशिएंटली हार्ड टू बी हैंडेड सेफली। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि जो गुथा हुआ जो ईंट है, मोल्डेड ब्रिक है, आर कीप्ड इन द सन, मतलब कि उसको धूप में छोड़ दीजिए कितने दिन के लिए?
फॉर ए डे, मैंने एक दिन या फिर 2 दिन के लिए, उससे क्या होगा, दे बिकेम सफिशिएंटली हार्ड, उससे हार्ड कठोर हो जाएगा जिसे हम आसानी से हैंडल कर लेंगे। क्लियर। अब लाइन बाय लाइन आपको समझा रहे हैं, छोटे बच्चों को जैसे इंग्लिश समझाया जाता है उसी तरह, तो आई थिंक आपको समझ लेना चाहिए। आगे क्या है, दीज ब्रिक्स आर नाउ अरेंज्ड इन रो ऑन आइदर एज ऑन अ स्लाइटली रेज्ड ग्राउंड कॉल हैक्स। ठीक है, अब उन ब्रिक को क्या करते हैं, नाउ अरेंज इन रो, ठीक है, रो में हम अरेंज करते हैं। ठीक है, नाउ अरेंज इन, आप देखेंगे भट्ठी आप देखेंगे रास्ते में, तो ये रो में अरेंज करके ईंट को रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, रो में अरेंज करके। ठीक है, आर अरेंज इन रो ऑन देयर एज ऑन ए स्लाइटली रेज्ड ग्राउंड, देयर एज ऑन ए स्लाइटली रेज्ड ग्राउंड कॉल्ड हैक्स, मतलब कि जो उनका किनारा होता है वो ग्राउंड की ओर ऐसे ईंट को रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वही कहा गया है। नाउ अरेंज इन रो ऑन द एज ऑन ए स्लाइटली रेज्ड ऑन ग्राउंड, मतलब जो उसका एज हो, किनारा हो, रेज मतलब खड़ा हो, किससे, ग्राउंड पे, जिसे हम क्या कहते हैं, हैक्स, उसी को हम हैक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखें ना किस तरह ईंट को खड़ा करके रखा जाता है, उस खड़े हुए ईंट के किनारे को हम, किनारे पे खड़ा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हैक कहते हैं, उसी को प्रोसेस को, उसी को खड़े होने का तरीका को हैक कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा होता है आपका बर्निंग का काम। ठीक है, द बर्निंग ऑफ ड्राई ब्रिक्स इज डन आइदर इन द क्लैंप और इन किल्न। ठीक है, जो भट्ठी है उसको ड्राई करते हैं कहाँ, बर्निंग ऑफ किल्न्स, मतलब ओह सॉरी, जो सूखी ईंट है उसको हम बर्न कहाँ करते हैं, या क्लैंप में या फिर किल्न में। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट द एवरेज आउट टर्न ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन क्लैंप burning is about 60%, where for kiln burning it is about 80 to 19%। ठीक है, एवरेज टर्न आउट टर्न है फर्स्ट क्लास ब्रिक का इन क्लैंप में, मतलब प्रथम श्रेणी का ईंट तैयार करने का एवरेज है क्लैंप में इज अबाउट 60%। ठीक है, वही किल्न में 80 to 90%। ठीक है, समझा, फर्स्ट क्लास ब्रिक को क्लैंप में हम बर्न करते हैं तो मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक तैयार होता है क्लैंप में 60%, उसी के जगह आप अगर किल्न भट्टी का यूज करेंगे तो फर्स्ट क्लास ईंट तैयार होगा 80 to 90%। ठीक है, तो इसमें बेटर कौन हुआ, किल्न हुआ ना, कि इसमें फर्स्ट क्लास ईंट कितना आपको 80 से 90% ईंट आपको प्रथम श्रेणी की मिल जाएगी, जबकि क्लैंप में आपको 60% ही ईंट प्रथम श्रेणी की मिलेगी। आगे देखिए नोट्स में, द बर्निंग ऑफ ब्रिक इन किल्न इज कम्प्लीट विद इन 24 आवर। ठीक है, जब किल्न भट्टे का यूज करेंगे तो बर्निंग ऑफ ब्रिक इज कम्प्लीट 24 आवर में, वो ईंट का पकने का जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट, द ब्रिक शुड बी बर्न एट ए टेम्परेचर फ्रॉम 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस। जो ईंट को हम पकाते हैं वो कितने तापमान में पकाते हैं, 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर। फिर क्या होता है, द ब्रिक आफ्टर बर्निंग इन किल्न रिक्वायर अबाउट 12 डे टू कूल डाउन फॉर अनलोडिंग। ठीक है, अब देखिए द ब्रिक आफ्टर बर्निंग, मतलब कि ईंट को पकाने के बाद किल्न में, ये इसको चाहिए कि 12 दिन रख दिया जाए ठंडा होने के लिए। ठीक है, तब इसको क्या करेंगे, अनलोडिंग करेंगे, मतलब कि ट्रैक्टर ट्रक या फिर किसी में अपलोड करेंगे, किसी में उसको लोड करेंगे। ठीक है, कितने दिन बाद, 12 दिन बाद ठंडे होने के लिए रख दिया जाएगा, उसके बाद इसको अनलोडिंग कर दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, जिसको मैं कल डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, और देखिए इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा इसी नंबर पे 7905858807। ठीक है, इस 7905858807 इस नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज से लेकर। ठीक है, आज से लेकर टिल एग्ज़ाम यानी कि 28 जनवरी तक जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, सारी वीडियो की पीडीएफ आपको डेली मिलते रहेंगी।
ठीक है, 28 जनवरी 2022 तक, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको PDF भेज दूंगा एंड यू हैव टू पे 199 रुपीज़ फॉर दिस, ठीक है। आपको 199 रुपये इस नंबर पे आपको फ़ोनपे या गूगल पे करना होगा, वो 199 रुपये, ठीक है। तभी मैं आपको इसका PDF, इसका क्या, हर PDF जो मैं 28 जनवरी तक अपलोड डेली करूँगा, वो जो PDF में जो वीडियो बनाऊंगा उसका PDF आपको 28 जनवरी तक मिलता रहेगा। ओनली वन टाइम, सिर्फ एक बार आपको 199 रुपये इस नंबर पर पे करना होगा, गूगल पे या फ़ोन पे, ठीक है। जिसको अच्छा लगे, जिसको चाहिए वो PDF ले सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको डेली मिलेगा। आपको PDF नहीं चाहिए तो मत लीजिए, आप हाथ से खुद लिखिए, आपको याद भी हो जाएगा। यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।